हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी बच्चों का कमेंट था कि सर विज्ञान के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा दीजिए। तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ और आज फाइनली हम लेकर आ गए हैं विज्ञान के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो सीधे आपके बिहार बोर्ड को निशाना बनाए हुए हैं। तो ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर बिहार बोर्ड विज्ञान के एग्जाम में जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देता है तो इससे बाहर नहीं होगा जितना हमने लिखा है, क्योंकि भौतिकी के हम 6 प्रश्न लाए हैं और रसायन शास्त्र के 5 प्रश्न और जीव विज्ञान के 5 प्रश्न, लघु उत्तरीय नहीं दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, जो भौतिकी में 6 अंक में पूछे जाते हैं, रसायन शास्त्र में 5 अंक में पूछे जाते हैं और जीव विज्ञान में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो आज जो होने वाला है मैराथन वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का होने वाला है और ये 20 फरवरी के लिए जड़ी बूटी है। तो चलिए भाई साहब, बिना समय गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है भौतिकी का 6 अंक का। क्या है कि एक अवतल दर्पण के लिए R तथा F में संबंध स्थापित करें। हाँ, जहां दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है और F फोकस दूरी है। यह क्वेश्चन और भी हो सकता है कि F बराबर R/2 को सिद्ध करें, ये भी हो सकता है ना भाई। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये फोकस दूरी का तो भाई डिफिनीशन है, परिभाषा जानते ही होंगे कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, अवतल दर्पण के उस खोखले गोले का भाग जिस गोले की त्रिज्या जो होती है वही वक्रता त्रिज्या होती है अवतल दर्पण की। चलिए, और ये बात हमने जो लिखा वो हम बनाते हैं पिक्चर, उसके बाद बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है, देखिएगा पूरा इस चीज को। आइए, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। क्या बनाना है हम लोगों को, एक अवतल दर्पण बनाना है, ठीक है। और एक खींच लेना है हम लोगों को, क्या, मुख्य अक्ष। क्या खींच लेना है भाई साहब, मुख्य अक्ष खींचना है। मुख्य अक्ष जिसको हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। और ये आपका होता है ध्रुव P, ये आपका ध्रुव P है, ये आपका मुख्य फोकस F है। अरे तो बहुत ज्यादा मोटा हो गया हो। ये मुख्य फोकस क्या है, ये आपका मुख्य फोकस F है और ये वक्रता केंद्र C है। तो अभी बताया है कि भाई ध्रुव से लेकर ध्रुव से लेकर फोकस की दूरी को, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। कहिएगा सर वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। हाँ भाई, वो भी सही। सर ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को सर वक्रता त्रिज्या कहते हैं R। हाँ हाँ, वो बात सही है। तो चलिए, हमने लिखा कि MN एक क्या है, अवतल दर्पण है, तो मान लेते हैं ये M हो गया और ये N हो गया। ये क्या है, अवतल दर्पण है आपका, कोई दिक्कत नहीं ना। और क्या माना हमने, जिसका ध्रुव P है, चलिए ध्रुव P हो गया। और मुख्य अक्ष मान लेते हैं P ही है, मुख्य अक्ष को PC ही माना जाता है, लेकिन P ही रहने दीजिए, मुख्य अक्ष। और फोकस दूरी F है, फोकस दूरी F है। यहां से यहां हम ले लेते हैं, छोटा F लीजिएगा, फोकस दूरी को छोटा F, क्योंकि मुख्य फोकस होता है वो बड़ा F होता है, मुख्य फोकस बड़ा F होता है, फोकस दूरी छोटा F होता है। चलिए, वो हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि पिक्चर में हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, हाँ ज्यादा हो जाएगा। और ये जो आपका जो PC है वो क्या है, आपका वक्रता त्रिज्या है R, ठीक है, कोई दिक्कत, ये तो मान गए आप। चलिए, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जो है R है वो PC है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर हम क्या करेंगे, एक आपतित किरण ले जाएंगे और दर्पण पर ले जाएंगे, दर्पण से टकराने के बाद उसको परावर्तित कराएंगे, ठीक है। माइक पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हम क्या करते हैं भाई साहब, एक ले आते हैं हम, किरण ले आते हैं और कहाँ ले आते हैं, दर्पण पर। किसके समांतर ले गए, ये मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, प्रधान अक्ष के समांतर ले गए। चलिए ले गए, यहाँ पे परा दर्पण पे आपतित हुआ। अब यहाँ से तो परावर्तन होगा क्योंकि दर्पण से परावर्तन होता है, तो यहाँ से परावर्तन के बाद कैसे लौटेगा, मुख्य फोकस से होकर। क्यों मुख्य फोकस से होकर लौटेगा, क्योंकि जो आपने पढ़ा है 3 नियम पढ़ा है, 4 नियम। पहला नियम कि भाई जो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है किरण मुख्य फोकस होकर लौटता है, जो मुख्य फोकस होकर जाता है मुख्य अक्ष से समांतर लौटता है, और जो वक्रता केंद्र होते हुए जाता है वो उसी पथ पर लौटता है, और जो ध्रुव पे पड़ता है वो उतना ही एंगल बनाते हुए लौट जाता है। ध्रुव पे पड़ता है जो किरण उतना ही एंगल बनाते हुए लौट जाता है। ये बात समझ में आया। चलिए, तो ये हमारा ये जो है लौट गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए,
ये जो वापस हो गया परावर्तित किरण है, तो एक अभिलंब होना चाहिए। आइए अभिलंब बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभिलंब कहां से? तो सर वक्रता केंद्र से होता है अभिलंब, वक्रता केंद्र से हमने अभिलंब खींच दिया। अच्छा सर, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अरे भाई इतना आसान सवाल पूछ दिया है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आई कहते हैं, आपतन को। सर ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या क्या, क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण आर कहते हैं। ओहो इतना आसान सवाल पूछ दिया। चलिए भाई साहब ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे? मानेंगे, ठीक है? तो माना है ना, तो फिर लिखेंगे ए बी एक किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ने के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है। तो अब हम मान लेते हैं ए बी, किसको माना? ए बी, सुनिएगा, ये हम मान लेते हैं ये ए है और इसको मान लेते हैं यहाँ वाला पॉइंट को बी। ए बी हो गया ये आपका क्या? ए बी क्या हो गया? आपतित किरण, ठीक है। और ये बी से जो है एफ बी जो हो गया आपका क्या हो गया? परावर्तित किरण। चलिए तो अब हम इसमें लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे भाई? तो आपको तो ध्यान होगा कि कोण आई के बराबर है, एकदम सही है। लिखिए यहाँ पे, इसमें तो जगह है नहीं बचेगा, हो यहाँ लिखते हैं। चलिए कोण आई जो है वो बराबर है कोण आर के। क्यों? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। चलिए उसके बाद देखिएगा, तनी ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा गौर से, ठीक है। ये जो कोण आई है इस कोण के बराबर होगा क्या? तो यहां भी हम आई ले लेते हैं। कोण आई के बराबर है, कोण आई बराबर है कोण आई के। क्यों? एकांतर कोण होने के कारण, अंतः एकांतर कोण होने के कारण जब ऐसा होगा, सुनिए, ये आपका आई आर के बराबर है और आई के बराबर है, तो ई आई आर के बराबर होगा। ई आई आर के मतलब एगो त्रिभुज में दूगो कोण बराबर, एक त्रिभुज में दूगो कोण बराबर। त्रिभुज है ना भाई, बी एफ सी त्रिभुज है वो, तो दूगो कोण बराबर, तो ई आर के सम्मुख भुजा ई सी एफ, आई के सम्मुख भुजा ई एफ बी, दोनों भुजा बराबर, तो एक त्रिभुज में दूगो भुजा बराबर, तो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिख देंगे हम लोग क्या कि जो ये सी बी एफ या बी एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखिए आगे, लिखिए कि त्रिभुज बी एफ सी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई ये हो गया, थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जिसके दो भुजाएं बराबर। ये बात तो समझ में आया ना भाई? ये आर के सम्मुख भुजा है आपका सी एफ और आई के सम्मुख भुजा जो है आई के वो है आपका एफ बी। दोनों बराबर है कि ना? तो एफ बी बराबर सी एफ लिख दीजिए। एफ इसलिए एफ बी बराबर सी एफ, समीकरण इसको मान लीजिए एक। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 6 नंबर लेना है तो इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है? अगर सीधे बना के चलाते हैं 2-3 नंबर दे देगा आपको। तो ना बच्चा सोचता है कि विज्ञान में कहाँ से नंबर कट गया, कहाँ नंबर कट गया विज्ञान में, ठीक है? यही सब कारण लिख नहीं पाता इतना चीज। चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो बी बिंदु है इसको हम ले आते हैं पी के निकट, क्योंकि हम अपना मर्जी से किए हैं इसको। ए बी जो रेखा जो किरण था उसको हम चाहते तो यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे ए बी किरण को।
हमने वहीं पर ले गया। तो यदि बी बिंदु जो है पी के निकट हो तो अब क्या होगा, तो ई जो बी अगर पी के निकट हो, ये बी जो है पी के निकट हो, तो जो ई एफ बी जो है वो कहाँ मिल जाएगा आकर के, कहाँ, यहाँ मिल जाएगा पी पे। बी अगर पी पे आ जाता है तो एफ बी जो है वो एफ पी के बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। बात समझे क्या, कोई दिक्कत? चलिए तो लिखते हैं कि यदि बिंदु P B के बहुत निकट हो, तो बहुत निकट हो, यदि B जो है अगर P के बहुत निकट आ जाए तो क्या होगा। देखिए ये B अगर यहां चलाता है B, तो E जो किरण जो परावर्तित किरण है, E तो ऐसे हो जाएगा, घूम जाएगा। तो E जो FB जो है वो यहां चलाएगा, FP के बराबर हो जाएगा। FB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, FP के बराबर हो जाएगा। FB जो है FP के बराबर हो जाएगा। FB जो है वो बराबर हो जाएगा FP के बराबर हो जाएगा। समीकरण हो गया 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा जल्दी हो जाएगा। तो देखिए तो समीकरण 1 और 2 से लेंगे तो FB से FB कैंसिल, क्या बचा, CF बराबर हो गया आपका FP या PF, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, आप क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि यहां से C से जो P की दूरी है उसको हम R बोलते हैं। हम जानते हैं जो P से जो F की दूरी होती है उसको हम मुख्य फोकस दूरी F बोलते हैं। C से P की दूरी को वक्रता त्रिज्या R बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि PC बराबर PF प्लस FC। हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं कि PC बराबर PF प्लस FC। हम जानते हैं कि जो PC बराबर PF प्लस में FC। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तो भाई अगर PC बराबर PF प्लस FC है तो नहीं आइएगा, इन्हें आइए, PC बराबर PF, ठीक है, FC, ठीक है सर, ये वही CF और FC बात बराबर है। तो ये हम PF को हम PF रहने देते हैं। ये जो FC है ना, FC के जगह पे FC मतलब CF और FC बात बराबर है ना, हो FC के जगह पे हम FP लिख सकते हैं। FP मतलब PF, FP मतलब PF, FP मतलब PF लिखेंगे समीकरण 3 से, लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से लाए हैं। तो ये PC बराबर PF कितना, 2 गो PF। अच्छा, आप समझ में आया। तो ये PCA को क्या बोलते हैं, PC को देखिए तो P से C को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। ओ ये बात था सर, ये बात था, तो हमको पहले कहना चाहिए, तो हम लिख देते R, ये हम लिख दिए R। 2 का 2 हो गया, ये PF में, चलिए PF में, PF, P से F क्या है भाई, P से F फोकस दूरी है छोटका F, और ये बात तो यहां लिख देंगे हम छोटका F। R बराबर 2F हो गया, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ई R बटा में 2, R बटा 2 हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि F और लिखना है आपको कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इतना बात जरूर लिखिएगा नीचे, ठीक है, नीचे 6 नंबर आपको एकदम गारंटी के साथ मिल जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है चालक और अचालक, अर्धचालक, अतिचालक से आप क्या समझते हैं, इनके व्याख्या करें। ये भी 6 नंबर में पूछा जाता है, चालक, अचालक, अतिचालक, अर्धचालक। तो चलिए देखते हैं चालक क्या होता है। ध्यान करते हैं कंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो जाए, इलेक्ट्रॉन का गमन आसानी से हो, ठीक है, जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो। चलिए देखते हैं।
तो ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, तो प्रतिरोधकता कम होगा तब ना में इलेक्ट्रॉन बढ़िया से पास करेगा, हो है तब ना विद्युत उत्पन्न करेगा, तो चालक कहे जाते हैं। धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, सही बात है, धातु में प्रतिरोधकता बहुत कम होगा क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन अधिक तेजी से गमन करता है, अधिक तेजी से क्या करता है, गमन करता है। अब देखिए चांदी सबसे श्रेष्ठ चालक है, चांदी सबसे श्रेष्ठ चालक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ताप बढ़ने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है। सुनिए वो ऑब्जेक्टिव यहां होगी कि ताप बढ़ने से चालकों की प्रतिरोधकता नीचे रहेगा बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, तो बढ़ती है। चलिए चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। बोले ना भाई चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और जिस कारण से ये विद्युत धारा के प्रवाह प्रति ना कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अचालक क्या है? ऐसे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। प्रतिरोधकता समझते हैं ना, जो रोकता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, जो विद्युत धारा को रोकता है, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को रोकेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा, नहीं उत्पन्न होगा। तो अचालक क्या करता है? जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होता है, ऐसा बात जिसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है, ये अचालक कहे जाते हैं। रबर, कांच ना, ये सब जो चीनी, मिट्टी प्रतिरोधकता बहुत होती है, इस सब के ऐसे पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है, ये सब हटा देते हैं ताकि जो है आपको लिखने में फिर दिक्कत नहीं हो। अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालकों और विद्युत रोधी पदार्थों के प्रतिरोधकता के बीच होती है, मतलब दोनों के बीच, चालक के और अर्धचालक के प्रतिरोधकता के बीच इसकी प्रतिरोधकता होती है, उसे चालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक के दो सामान्य उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अर्धचालक के उदाहरण निम्नलिखित में कौन है, तो एगो आ जाएगा जर्मेनियम, एगो आ जाएगा सिलिकॉन। चलिए अति चालक कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप घटाने पर धातु की भांति पहले तो नियमित रूप से घटती है, और एक ताप जिसे हम क्रांतिक ताप कहते हैं, उस पर क्या होता है कि एकाएक शून्य हो जाती है, एकाएक ना, पर परावस्था संक्रमण होने के कारण उसकी प्रतिरोधकता एकदम शून्य हो जाती है एकाएक, ठीक है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। ऐसे पदार्थ अतिचालक कहे जाते हैं। ऐसी युक्तियां और संबंध तारों में विद्युत ऊर्जा की हानि उष्मा के उत्पादन के रूप में नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये तो लैंग्वेज में था, अब आइए इस प्रश्न को करते हैं। ये प्रश्न जो है आपका उत्तर लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, मतलब उत्तर लेंस में जो है इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो उत्तर लेंस बनाते हैं, ये बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तर लेंस बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा फटाफट, ठीक है। एक हम लोग क्या करते हैं, टेढ़ा हो गया ना, ये खुद टेढ़ा है, तो ये आपका हो गया उत्तर लेंस, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष जिसको प्रधान अक्ष आप कहते हैं, ठीक है, हम भी कहते हैं वही बात। ये इसका केंद्र हो गया O, ठीक है। एगो इसका ये फोकस हो गया F, एगो फोकस हो गया 2F, इसको तो और आगे बढ़ने दीजिए, और इसका एगो फोकस हो गया F', इसका फोकस हो गया F2F', ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए भाई साहब, एक उपाय और, इसमें एक और चीज ले लेते हैं हम लोग, ये अभिलंब होता है। चलिए हम क्या करेंगे, ये तो हो गया उत्तर लेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें हम वस्तु रखेंगे, एक वस्तु रखते हैं ए बी, कहाँ रखते हैं, F' और 2F' के बीच में। चलिए एक वस्तु रखेंगे F' और 2F' के बीच में, क्या करेगा, यहां से सबसे पहले वो दर्पण से टकराएगा, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस पर पड़ेगा। लेंस पर पड़ने के बाद क्या होगा, इसका परावर्तन नहीं अपवर्तन होता है। क्या होता है भाई साहब, लेंस पर पड़ने के बाद ये आपतित किरण हो गया, ये भी, इसको ए बी मानेंगे, टेंशन मत लीजिए, ये आपतित किरण है, ये लेंस है, अपवर्तन होगा। अपवर्तन मतलब मुड़ने की क्रिया, मुड़ जाएगा, लौटेगा नहीं, मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये लौट जाए, ये मुड़ जाएगा, यहां से मुड़ जाएगा, इसे फोकस से होकर, क्योंकि उत्तर लेंस में क्या होता है, एक जगह एकत्रित होता है, अभिसारित होता है। चलिए तो ये लौट गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम टनाटन है, लौट गया, सॉरी ये लौटा नहीं है, अपवर्तन हो गया, इसका अपवर्तित हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा काम क्या करते हैं, एक किरण को ले लीजिए यही वस्तु पर से, और ये ऑप्टिकल सेंटर जिसको कहते हैं केंद्र से लेते हुए जाइए,
केंद्र से लेकर के जाइए, यहां से सीधे एक किरण को लेते हैं और कहां से लेके जाते हैं, केंद्र से। केंद्र से लेके जाइए, केंद्र से लेके जाइए, केंद्र से लेके जाइए, अरे यहां आ गया, मतलब इसको और बढ़ाना पड़ेगा। यहां आके वस्तु बना मेरे भाई, ये देखिए ये प्रतिबिंब यहां बना, वस्तु हमने यहां रखा ए और बी, ये वस्तु है ए और बी। अच्छा 2f डैश को कहने करते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है वस्तु, ठीक है। प्रतिबिंब जो बना वो यहां बना, प्रतिबिंब बना ए डैश और बी डैश, ये प्रतिबिंब बना। गौर से देखिए, आपको पहचानना पड़ेगा समरूप त्रिभुज, ठीक है। पता है ना कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है उस समानुपाती होती है, संगत भुजाएं। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज ए बी सी हो गया, ए बी सी, आई त्रिभुज जो हो गया वो डी ई एफ हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज जैसे कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है, जब ऐसा है तो उसकी संगत भुजाएं कौन कौन, ए बी की संगत भुजाएं डी ई समान अनुपात में, मतलब ए बी बटा डी ई हो जाएगी। बी सी के संगत भुजा क्या है आपका ई एफ, तो बी सी बटा ई एफ हो जाएगा। बात समझे, ये नियम लगाने वाले हैं इसमें। तो भाई हमको क्या करना पड़ेगा, पहले की समरूप त्रिभुज खोजना पड़ेगा। आइए को पहले तो रुकिए, हमको इसको लिखने दीजिए क्योंकि 6 नंबर मिलेगा। लिखेंगे माना कि उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में ए बी एक वस्तु है जो एफ और एफ डैश के बीच में स्थित है, जो एफ डैश और 2f डैश के बीच रखी गई है या रखी है ना, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के दूसरी ओर 2f और अनंत ना हो, 2f और अनंत, इधर अनंत है, 2f और अनंत के बीच बनती है। अब आप लोग एक प्रश्न आप लोगों के मन में होगा कि सर जो है आज अकेले हैं, बच्चा सब नहीं है। तो आप लोग विदाई समारोह का वीडियो देखे होंगे, बच्चे लोग का विदाई समारोह हो चुका है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम से 2-4 दिन पहले विदाई समारोह हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे सब चले गए हैं, तो हम अकेले सोच रहे हैं कि भाई क्या करें, तो इसलिए शूट कर रहे हैं वीडियो, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो जरूर शूट करते रहेंगे एग्जाम तक, ठीक है। चलिए, इसलिए अभी तक न्यू बैच स्टार्ट नहीं किए, न्यू बैच हम लोग ऑफलाइन में करा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर नहीं लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हो जाएगा 10th वाला का, उसके बाद नया बैच जो है यूट्यूब पर स्टार्ट करेंगे। चलिए, लेकिन ऑफलाइन में स्टार्ट है, ऑफलाइन में क्लास चलता है 10th का यूट्यूब। चलिए ऑफलाइन में चलता है नीचे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम ये तो लिख दिए, 6 नंबर हमको लेना है ना। अब खोजिए इसमें से कौन कौन त्रिभुज समरूप है, तो नहीं आइए, एक त्रिभुज आपको बुझा रहा है ये ए बी ओ, एक त्रिभुज और आपको बुझा रहा होगा, कौन, ये ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। देखिए कैसे दो कोण बराबर होंगे इसमें, तो एक कोण ए बराबर है और एक कोण ए डैश बराबर है, और ई कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है, त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के, समरूप है। तो समरूप है तो भाई संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। तो देखिए इसके देखिए, इस 90 है ना, 90 के सामने वाला ई भुजा है, और ये 90 है, 90 के सामने वाला ई भुजा है पूरा, इसको छोड़ दीजिए। अब चलिए ये दोनों संगत हो गए, कौन, बी ओ और ओ बी डैश। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो कोण है इस कोण के सामने ई कोण बराबर ना हो, तो इस कोण का सम्मुख भुजाइए और इस कोण का सम्मुख भुजाइए। तो ए बी जो है वो क्या होगा, संगत भुजा होगा ए डैश बी डैश के। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश लिख देते हैं, ए बी बटा
ए डैश बी डैश बराबर होगा। अब कौन भुजा बच रहा है भाई, एगो ई भुजा बच रहा है और एगो ई भुजा बच रहा है। तो लिखिए ना भाई, ए ओ बटा में ए डैश ओ, ए ओ बटा में ए डैश ओ, ए ओ बटा में ए डैश ओ। समीकरण इसको मान लीजिए एक, कोई दिक्कत। फिर क्या लिखेंगे, फिर हमको एक और त्रिभुज नजर आ रहा है। देखिए तो आपको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है। ई यहाँ पर इसको मान लेंगे, इसको हम लेते हैं पी, तो पी नहीं है, पी ले लेते हैं इसको, पी। देखिए तो ये गौर से देखिएगा भाई, ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज है कि नहीं है, ये त्रिभुज ये दोनों समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे, तो सर ई कोण और ई कोण क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, सम्मुख कोण होने के कारण। सर एगो 90 तो ये और एगो 90 है भाई, दूगो कोण बराबर तो तीसरा कोण बराबर ही होगा। तो जब दूगो कोण बराबर है मतलब समरूप त्रिभुज है, तो इसके संगत भुजा समानुपाती होगी। आइए तो देखिए, तो इसके सम्मुख भुजा ई और इसके सम्मुख भुजा ई छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। इस कोण के सम्मुख भुजा ओपी और इस कोण के सम्मुख भुजा ए डैश और बी डैश। तो ओपी बटा ए पर तो लिख लीजिए सब कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज ओपी एफ और ए डैश बी डैश एफ। त्रिभुज ओपी एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, समरूप है। तो हमको क्या लिखना है, ओपी बटा में ए डैश बी डैश, ओपी बटा में ए डैश बी डैश बराबर। अब ई भुजा बच गया और ई भुजा बच गया, तो ये है ओ एफ बटा में ए डैश एफ, ओ एफ बटा में ए डैश एफ, ओ एफ बटा में ए डैश एफ। समीकरण 2 नहीं मानिए, अभी सुनिए। ओपी को तनका हम छेड़छाड़ करते हैं कैसे, तो ये जो ओपी जो है, ओपी वो ए बी के बराबर है कि नहीं है, तो ओपी बराबर ए बी। ओपी के जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, ओपी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए ओपी के जगह पे ए बी, नीचे आप जगह होगा तो नीचे लिखेगा बटा में ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा में ए डैश एफ। समीकरण ये हो गया 2। समीकरण 1 और 2 से चलेंगे हम लोग। समीकरण किससे चलेंगे, 1 और 2 से चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण 1 और 2 आपको गौर से देखना पड़ेगा कि ए डैश ए बी बटा ए डैश बी डैश खत्म हो जाएगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश से क्या बचेगा। समीकरण 1 और 2 से लिखिए, समीकरण तनका और ऊपर, समीकरण 1 और 2 से, तो इससे ये समाप्त हो जाएगा पूरा, बचेगा ए ओ बटा ए डैश ओ और ओ एफ बटा ए डैश एफ बचेगा, ठीक है। चलिए, तो ए ओ बटा ए डैश ओ, ए ओ बटा में ए डैश ओ बराबर हो जाएगा ओ एफ बटा में ए डैश एफ के, ओ एफ बटा में ए डैश एफ के। अब तनी ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए कैसे, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें तो हम लोग सीधे बना लिए, ठीक है। और मानते हैं कि कोण क्या है, ठीक है। देखिए हमने वस्तु रखा, तो ये आपका केंद्र है, केंद्र से जो वस्तु की दूरी होता है उसको बोलते हैं वस्तु की दूरी u। अब u प्लस है कि माइनस है, तो आपको दर्पण कहाँ पर है, ये ऑप्टिकल सेंटर जो सेंटर है, केंद्र है वहां पे खड़ा हो जाना है। इनने में खड़ा हो जाए, इनने में करने में खड़ा हो सर, तो जन्ने में किरण जा रही है, किरण तो इनने जा रही है, तो जिधर जा रहा है किरण उधर में घूम के खड़ा हो जाइए। तो जिधर में घूमे हुए हैं उधर प्लस सब, अब पीछे सब माइनस, तो पीछे ना है ये, तो ये माइनस हो जाएगा ये। सर ई जो होता है ओ से एफ, अब कहिएगा सर पहले काहे लिखे, पहले लिखते तो ये सब हौच पौच, नजर इस पर जाता तो आप समरूप त्रिभुज को समझ नहीं पाते, समझे, समरूप त्रिभुज को आप समझ नहीं पाते। अब ये देखिए, ये आपका ओ से एफ हो गया आपका फोकल लेंथ, जिसको फोकस दूरी कहते हैं, और ओ से ए की दूरी, ओ से ए की दूरी, ओ से ए डैश की दूरी भी होता है। भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी ना, यहां से जहां प्रतिबिंब बना, केंद्र से जहां प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की दूरी कहलाता है। तो भी प्लस की माइनस, प्लस में, क्यों प्लस में, क्योंकि उस तरफ है ना, जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ है। चलिए, तो अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। ए ओ, ए से ओ, ए ओ कितना है भाई, माइनस यू बटा में ए डैश ओ, ए डैश ओ, ए डैश ओ, ए डैश ओ
क्या है, प्लस में भी हो गया। ओ एफ क्या है भाई, एफ है, फोकस दूरी एफ है। और ए डैश और एफ, अरे भाई ये आ गया ए डैश एफ। तो थोड़ी ध्यान से देखना पड़ेगा, ये तो कुछ नहीं है, क्या है देखिए, ये पूरा ओ एफ है, पूरा ओ एफ, ओ ए डैश पूरा है ना। आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ इतना चाहिए, तो ये पूरा ओ ए डैश में से अगर ओ एफ को घटा दे, पूरा ओ ए डैश में से ओ एफ को घटा दे, तो यही ना बचेगा हमको ए डैश एफ हो। तो पूरा ओ ए कितना है भाई, ओ ए डैश भी है माइनस, घटाना क्या है ओ एफ क्या है, फोकस दूरी। चलिए इसको अब सॉल्व कर लीजिए। आइए अगला पन्ना में सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, माइनस यू बटा भी बराबर एफ बटा भी माइनस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे भी से एफ में करेंगे तो भी एफ बराबर माइनस यू से भी में माइनस यू भी, अब माइनस यू से माइनस एफ में प्लस यू एफ। कोई दिक्कत, बात समझ में आया क्या। अब क्या करेंगे, यू भी को इधर ले आइए और यू भी एफ को इधर लेके जाइए, ठीक है, ये ले आते हैं, आइए कोई दिक्कत नहीं। भी एफ प्लस यू भी इधर माइनस यू भी इधर करके प्लस यू भी बराबर में यू एफ। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम यू भी एफ से भाग देंगे, दोनों तरफ लिखिए, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, आइए तो इसमें भी एफ में हम यू भी एफ से भाग देते हैं, यू भी एफ से, यू भी में भी हम भाग देते हैं यू भी एफ से बराबर यू एफ में भाग देंगे यू भी एफ से। अब देखिए एफ से एफ कैंसिल, भी से भी कैंसिल, एक बटा यू बचा, यू भी से यू भी कैंसिल, एक बटा एफ बचा, और एफ से एफ कैंसिल, यू से यू, एक बटा भी बचा, एक बटा यू को जो उधर लेके जाइए माइनस में, प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, तो ये एक बटा एफ रहने दीजिए। अब बराबर में क्या है, एक बटा भी है, प्लस में एक बटा यू है, ये उधर जा करके माइनस में एक बटा यू हो जाएगा। हो गया प्रूफ, यही ना प्रूफ करना था, एक बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ। सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ आपका लेंस सूत्र। कोई दिक्कत नहीं ना, बार बार देखना पड़ता है, डिस्चार्ज हो जाता है तो कभी कोई वीडियो पूरा बना देते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है। आइए दर्पण, अवतल दर्पण में क्या निकालना है, दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र आपको सिद्ध करना है अवतल दर्पण में। चलिए तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाते हैं। आइए अवतल दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण जिसका आपका हो गया ये मुख्य अक्ष, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये आपका ध्रुव है P, ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें एक वस्तु रखेंगे, कहां पर बहुत लोग क्या करते हैं, वस्तु रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम रखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और प्रतिबिंब बना देते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। देखिए एकदम आसान समझ में आ जाएगा आप लोग। देखिए एक वस्तु हम लोग रखेंगे कहां पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में एक वस्तु रखा हमने ए बी, ए और बी मान लेते हैं, ये ए है, ये आपका बी है। चलिए सबसे पहले क्या काम करना है, मुख्य अक्ष के समांतर इसको दर्पण से किरण लेकर के उसको टकरा देना है, यहां से एक किरण आई और मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण से टकराई, ठीक है, दर्पण से टकरा गई। चलिए ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद कैसे लौटेगा, मुख्य फोकस होकर के। क्यों लौटेगा मुख्य फोकस होकर के, क्योंकि गया है मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के जो समांतर जाएगा वो लौटेगा मुख्य फोकस होकर, लौटेगा कैसे, मुख्य फोकस होकर लौटेगा, मुख्य फोकस होकर लौटेगा, ये लौटा देते हैं मुख्य फोकस। अब क्या करना है, अगला काम यही करना है कि ये जो है जहां पे, वहां से क्या करना है, पहले जाना है पी पर, ध्रुव पे एक किरण, और ध्रुव पर लेके जाइएगा तो फिर जितना कोण बनाएगा ध्रुव पर जब जाता है, ये बात याद रखिएगा कि जब ध्रुव पे आपतित किरण, कोई भी आपतित किरण आती है कहाँ पे, ध्रुव पे, तो ये जो है वो बन जाता है अभिलंब। क्या बन जाता है, अभिलंब। जब यहाँ पे कोई किरण आएगी तो ऐसे लौटेगी, ये आपतन कोण, आई परावर्तन कोण, ठीक है, ये याद रखिएगा।
तो यही कंसेप्ट अपनाएंगे हम लोग यहाँ पे। आइए ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक किरण को ले लेते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, डायरेक्ट लेके जाते हैं ध्रुव पे ना, ध्रुव पे लेके जाएंगे और जितना कोण ये बनाया है इसके साथ, पीसी के साथ जितना कोण, उतना ही कोण बनाते हुए ये क्या करेगा, लौट जाएगा। क्या करेगा, ये लौट जाएगा। चलिए लौट गया। यहाँ आके प्रतिबिंब बना। कितना आसान था मेरे भाई, कितना आसान था ना। देखिए, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया ए डैश और बी डैश। अब हमको क्या करना है, इसमें त्रिभुज पहचानना है कि कौन कौन समरूप त्रिभुज है। हमने लिखा हुआ है बात कि माना कि एम और एन क्या है मेरे भाई, एम एन क्या है, एक दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य अक्ष भी मतलब P, ये P ही होगा क्योंकि अगर इधर कोई रहता तो पीसी से मान लेंगे पीसी, और ये आपका सी वक्रता केंद्र है, एफ मुख्य फोकस है, वही बात है। अब क्या किया हमने कि ए बी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है, ठीक है, जो वक्रता केंद्र से और अनंत के बीच में, तो वक्रता केंद्र है ये और अनंत, अरे रे रे अनंत के बीच में रखिए, नहीं नहीं नहीं, जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखिए, जो वक्रता केंद्र और कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है, वक्रता केंद्र और कहाँ रखी है, फोकस के बीच रखी है, रखी है ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश फोकस और नहीं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र ले देते हैं ना, कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है ये बात। चलिए अब हुआ, क्योंकि इसमें जो हम लिख दिए थे तो वस्तु यहाँ रख दिए थे, ठीक है, पिछले बार हमने बताया, इससे पहले भी हमने बताया है, ठीक है, तो हम क्या किए थे, पिछला वस्तु यहाँ रख के तब बताए थे, ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा देखिए कि चेंज कर देते ताकि बच्चों को दोनों चीज समझ में आ जाए। आइए अब क्या देखिए, हम लोग को त्रिभुज खोजना है, दो समरूप त्रिभुज। आइए कौन कौन समरूप त्रिभुज है देखिए तो थोड़ा गौर से, एक आपको ए डैश बी और पी, ए डैश बी और पी, कैसे, क्योंकि ई जो कोण है आई और यही कोण है आर। क्यों आई और आर, हमने बताया जब ध्रुव पे कोई किरण जाती है मेरे भाई, ध्रुव पे कोई किरण जाती है तो ई अभिलंब है, तो ई आई न होगा, हो आपतन कोण, क्या होगा, आई होगा आपतन कोण। अरे काठी लिखा रहा बे, आई और ये आर, ठीक है, ये दोनों कोण है आपस में बराबर, ठीक है। और सुनिए अभी बात को समझिए, ध्यान से देखिए कि हम क्या कहने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है, समझिएगा। इसमें दो गो त्रिभुज बना लेना है, देख लेना है कौन कौन दो गो त्रिभुज बराबर है। देखिए एगो आपका ए डैश बी डैश पी, तो एगो त्रिभुज हो जाएगा, एगो ई त्रिभुज हो जाएगा, तो इसका 90 है। और देखिए एगो हो जाएगा आपका ए बी पी। सर कैसे दोनों बराबर है, तो इसका एगो 90 यह है, इसका एगो कोण आर है, एगो कोण आई, बराबर है, हाँ बराबर है, समझ में आ गया सर, हाँ चलिए। तो एगो जो है आपका ए डैश बी डैश, हाँ ए डैश बी डैश ये पी, और एगो त्रिभुज हो गया आपका ए बी पी। क्यों, क्योंकि इसका 90 और इसका 90 बराबर है, इसका एगो कोण आर, इसका एगो कोण आई बराबर है, ठीक है। तो जब त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण जरूर बराबर होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती, उनके संगत भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती होंगे। चलिए तो अब देखिए क्या करेंगे, ये तो क्लियर है कि भाई ए बी का संगत भुजा, ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, लिखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ए बी सी नहीं ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के, ए बी पी समरूप है ए डैश बी डैश और पी के, ए डैश बी डैश और पी के। तो भाई देखो यहाँ देखो, ये जो त्रिभुज है इसे एगो 90 है, एगो कोण आर है, ये भी त्रिभुज देखो यहाँ पे, ये भी त्रिभुज यहाँ देखो एगो 90 है, कोण आई है, तो आई आर के बराबर है कि नहीं है, परावर्तन के नियम से। तो चलिए तो हम लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश,
ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बराबर क्या हो जाएगा आपका पूरा जो है ये इसके लिए त्रिभुज एबीपी के लिए, त्रिभुज एबीपी के लिए आपका एपी क्या है, एपी बराबर किसके होगा, ए डैश पी के, ए डैश पी के, ए डैश, ठीक है, बराबर नहीं सम्मुख होगा, संगत कोण, संगत भुजा। एपी जो है वो संगत भुजा होगा ए डैश पी के, ए डैश पी के, ठीक है, बना के बता ला। आइए ये एपी है और ये देखिए ई कोण बराबर है आई और आर, तो ई और ई तो बराबर है कि नहीं, तो जब इसके सामने वाला ई भुजा और इसके सामने वाला ई भुजा संगत है तो समानुपाती हुआ, तो ई देखिए, अब देखिए इसके सामने वाला ई भुजा और इसके सामने ई भुजा क्या हुआ, संगत हुआ, तो बचा कौन भुजा, एगो ई बचा और एगो पूरा ई बचा, तो दोनों संगत है कि नहीं संगत है, तो संगत है समानुपाती होगा, संगत है तो क्या होगा, समानुपाती होगा, तो होगा आपका ए पी बटा में ए डैश पी, ए पी बटा में ए डैश पी, समीकरण मान लीजिए एक। अब आइए यहाँ आप देखिए कौन त्रिभुज, अब देखिए तो आपका ये कोण, ठीक है, ये कोण ये और ये कोण बराबर है ना, बराबर, इसको तो मान लेते हैं क्यू, क्यू मान लेते हैं क्यू क्यू क्यू, क्योंकि अब तो जरूरी पड़ गया इसका, अब देखिए क्योंकि क्यू हम अपना मर्जी से इतना बड़ा वस्तु रखे, छोटा रखते तो और नजदीक आता, छोटा था तो ई क्यू अगर पी के और नजदीक होता तो इस प्रकार सीधा बनता, ये सीधा बनता तो ये 90 डिग्री का होता, होता है कि नहीं होता भाई 90 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज कौन कौन में चलेंगे, अभी सुनिए त्रिभुज इसमें देखिए, इसमें 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 इसमें, तो ये त्रिभुज आपका ये हो गया पी क्यू पी एफ, क्यू पी एफ, एगो त्रिभुज कौन हो गया आपका, ये वो क्यू पी एफ, एक त्रिभुज हो गया ए डैश बी डैश एफ, ये वो हो गया आपका पी क्यू एफ, ले लीजिए पी क्यू एफ, देखिए ना पी क्यू एफ को गौर से निकालिए इसमें से, ऐसा है, ये क्यू है, ये पी है, ये एफ है, आए वो यहीं से आ गया है, ये ए डैश, ये बी डैश और एफ, ये इसके बराबर है, देखिए तो हम इसको कलर करते हैं थोड़ा, देखिए निकाल लिए इसमें से, क्या कोई दिक्कत ना, चलिए, तो ई कोण इस कोण के बराबर है, ये है एगो 90 के बराबर है ये, तो भाई कौन समरूप त्रिभुज होंगे, आइए समरूप त्रिभुज लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू एफ समरूप होंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, तो समरूप होंगे तो ए क्यों कितना पी क्यू बटा ए डैश बी डैश, पी क्यू बटा ए डैश बी डैश बराबर बराबर क्या हो जाएगा, इसको तो छोड़ देते हैं, इसको क्या लेते हैं हम लोग, सिर्फ ये आपका पी एफ बटा में ए डैश एफ, पी एफ बटा में ए डैश एफ, पी एफ बटा में ए डैश एफ। अब देखिए इसको हम गौर से पी क्यू को चेंज करने जा रहे हैं, जो आपका ये पी क्यू है वो ए बी के बराबर है कि नहीं है, पी क्यू जो है वो ए बी के बराबर है, पी क्यू को हम ले देंगे ए बी बटा में ए डैश बी ना, आई पी एफ बटा में ए डैश एफ, समीकरण हो गया 2, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो ये लूल हो जाएगा, ठीक है, लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है भाई, जो मेहनत है फिजिक्स में है और समझने वाली चीज है, केमिस्ट्री में याद करने वाली चीज है और उसमें भी समझना है, लेकिन उसमें इसमें जितना समय लगेगा उतना उसमें लगेगा, बायोलॉजी में नहीं लगेगा समय, देखिए ध्यान से, ठीक है, तो ए पी बटा में ए डैश पी, ए पी बटा में ए डैश पी बराबर पी एफ बटा में ए डैश एफ, पी एफ बटा में ए डैश एफ। अब इसको देखते हैं क्या क्या है, अब कहिएगा कि सर इसमें आप नहीं माने कि यू भी एफ, अभी मानते हैं ना भाई, अब मान देते तो उस समय डिस्ट्रैक्ट करता तुमको ना, ये हमने ध्रुव से लेकर के ए ना, इसको हम बोलते हैं वस्तु की दूरी, क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी प्लस की माइनस। अब ध्रुव पर बैठ जाओ, ध्रुव पर बैठ जाओ और ताको करने बगल जन्ने बगल किरण जा रहा है, तो हम करने ताक रहे तो उन्ने वाला होगा प्लस अन्य माइनस, तो सर सब अन्य है तो सब माइनस से होगा तो माइनस यू। अब कहिएगा कि उस समय अगर ये वाला लिख देते हैं, यहां से ई वाला जो होगा वो माइनस एफ होगा,
और यहाँ से ये पूरा ई वाला जो होगा यहाँ जहाँ प्रतिबिंब बना है वो माइनस भी। अब ये लिख देता था, ये तीनों मिलकर के इसको डिस्ट्रैक्ट कराता आपको त्रिभुज को समझने में। चलिए आइए देखिए मेरे भाई, तो ये P से ए पहले क्या है AP, AP ये आपका माइनस यू है बटा में A डैश P आपका माइनस में भी है, A डैश P माइनस में भी है। उसके बाद है PF, P से F क्या है माइनस में F है, P से F क्या है माइनस में F है। A डैश F ई वाला चाहिए, A डैश F। ध्यान से तनी देखिएगा, ये इधर ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग कि A डैश F जो है उसको हम पूरा A डैश P जो PA डैश में से हम PF को घटा देंगे, पूरा A डैश P में से हम PF को घटा देंगे। आइए घटाते हैं, आइए घटा देते हैं इसको। पूरा A डैश P क्या है माइनस B, तो माइनस B में से घटा देंगे क्या, ये आपका PF क्या है आपका माइनस का F है, माइनस कैंसिल, U बटा V बराबर माइनस F बटा माइनस V प्लस F। अच्छा ऐसा कर दे, एक उपाय है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है करते हैं क्रॉस में। आइए ये देखिए V से F में तो माइनस का VF हो गया और बराबर में U से तो माइनस का UV और U से F में UF। इसको ले चलते हैं दूसरा पेज पे, करते हैं वहां पे माइनस UF माइनस UV और प्लस UF, माइनस UF प्लस UV माइनस UF माइनस VF माइनस UV और UF। गलत है, माइनस VF माइनस का VF है बराबर माइनस का UV है प्लस का आपका UF है, माइनस का UV प्लस का UF प्लस का UF। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान दीजिए चिन्ह परिपाटी ध्यान रखिएगा, तो गड़बड़ कर देगा। माइनस को प्लस में नहीं कीजिएगा, माइनस को प्लस कर दीजिएगा तो गड़बड़ा देगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि विद्यार्थियों को मालूम नहीं है चिन्ह परिपाटी देखना होता है। अब करते हैं माइनस, इसको ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं UV, तो माइनस UV है इधर आकर के हो जाएगा प्लस का UV बराबर में UF तो वही है, माइनस VF उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का VF। सब में UVF से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर। आइए तो UV बटा में UVF बराबर UF बटा में UVF प्लस में VF बटा में VF बटा में UVF। ध्यान दीजिएगा, जरा देखिएगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा, ध्यान से देखिए। UV से UV गया, UV से UF से UF गया और VF से VF गया, 1 बटा F बच गया बराबर 1 बटा V बच गया प्लस में 1 बटा U बच गया। यही ना था सिद्ध करना, हो सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इनका निवारण कैसे किया जाता है। तो जानबे करते हैं दृष्टि दोष जो है वो क्या होता है। सो ठीक है, आंख जब है दूर की वस्तु और निकट की वस्तु देखने की क्षमता अगर खो देता है तो उसी को हम दृष्टि कहते हैं कि दृष्टि दोष हो गया उसके अंदर। और भी 3 प्रकार के होता है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष होता है। आइए, तो जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें दृष्टि दोष हो गया है। क्या है, उन्हें दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला है हमारा निकट दृष्टि दोष। क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है जानते ही होंगे। निकट दृष्टि युक्त जो है, निकट दृष्टि जो है दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन ना परंतु दूरी रखी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं।
समझे? हम नहीं मतलब जो जिसमें अगर निकट दृष्टि दोष है वो निकट की वस्तु को साफ साफ देखता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है। ठीक है, अब कारण क्या है? इस दोष होने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। कैसा? 5-6 नंबर लेना है तो देख लीजिए कैसे लिखना पड़ेगा आपको। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, तथा दूसरा है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसके परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। ठीक है, अब उपचार क्या है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? उत्तल अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को कहाँ की वस्तु साफ साफ दिखती है? तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है। आइए अब इसमें क्या कहा? अब अगला क्या है? दूर दृष्टि दोष। तो जानबे करते हैं दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति ना को दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है और निकट की वस्तु नहीं दिखती है, साफ साफ नहीं दिखती है, दिखवे नहीं करती है, तो उसे कहा जाता है कि वह क्या है? वो उसमें निकट दृष्टि दोष हो गया है। इस दोष को होने के कारण क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। ठीक है, नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ना। और इसका उपचार क्या है? इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। कोई दिक्कत? इतना आपको लिख देना है। अगला है आपका जरा दूरदर्शिता। तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ जैसे वृद्ध लोगों को, बूढ़े लोगों को मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, अधिकांश व्यक्तियों के निकट बिंदु दूर हट जाता है, संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं या जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ओम के नियम को लिखे, इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग करें। ओम के नियम, ये 2 मार्क्स में पूछता है कि ओम का नियम क्या है। ठीक है, ओम का नियम क्या है? ठीक है, और पूछता है कि सत्यापन करें, तो सत्यापन करें तो 5 नंबर में। सीधे ओम का नियम क्या है? तो 2 नंबर में। तो सीधे ओम का नियम क्या है? तो ये लिख दीजिएगा, इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो क्या लिखा हमने कि यदि किसी चालक तार के भौतिक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, लंबाई में कोई परिवर्तन न हो, तब चालक से बहने वाली धारा या प्रवाहित धारा ना विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है? कौन? विभवांतर के समानुपाती है। कौन समानुपाती होती है भाई? विद्युत धारा जो होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। तो विभवांतर भी समानुपाती किसके है? विद्युत धारा I के। यही ना होगा? हो है, विभवांतर भी जो है वो समानुपाती है किसके? I के समानुपाती है। तो हम क्या करेंगे? इसमें समानुपाती को चिन्ह हटा के एक नियतांक लाएंगे। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का साइन जो है हटेगा, तो एक नियतांक आएगा R इंटू I का। R नियतांक है ना, R जो है वो नियतांक है। नियतांक मतलब प्रतिरोध। क्या है? R प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध है। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? भी क्या है? विभवांतर। I क्या है? विद्युत धारा। तो E तो हो गया इतना। अब चाहे तो I को भी लिख सकते हैं। भी आपका है विभवांतर, और I जो है वो विद्युत धारा है। I क्या है? विद्युत धारा है। अब सर इतना में 2 नंबर मिल जाएगा? हाँ 2 नंबर मिल जाएगा। तो सर 6 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सुनिए हम लिखते हैं क्या करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले जो समानुपाती बोला है, तो समानुपाती को पहले आप बता दीजिए एकदम कंप्लीट कि समानुपाती कैसे ही होगा, वो पहले बता दीजिए। उसके बाद आप क्या बताइए? आप इसको एक मतलब एक आप क्या कीजिए? परिपथ बनाइए। परिपथ में क्या जोड़िए? बैटरी जोड़िए, प्रतिरोध जोड़िए, ए मीटर, वोल्ट मीटर, सब जोड़िए। ठीक, कुंजी जोड़िए और तब इसको उपयोग करके बताइए। ठीक है, हाँ तो बताते हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको साबित कर देते हैं। इसको हम पहले क्या कर देते हैं? साबित कर देते हैं। देखिए आइए, इसको हम क्या कर देते हैं? सबसे पहले जो समानुपाती है उसको पहले बता देते हैं। तो ई आपका हम लेते हैं ई विभवांतर। क्या लेते हैं? विभवांतर, जिसको भी बोलते हैं। इसको लेते हैं विद्युत धारा। क्या लेते हैं? विद्युत धारा, I जिसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से। अब देखिए ई विद्युत धारा भी हो गया, विभवांतर भी हो गया, अब विद्युत धारा I हो गया। ये भी है, ये I है।
ई एम्पियर में है, ई वोल्ट में है। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ई हम मान लेते हैं कि हम अगर बैटरी अगर 1 वोल्ट का दे रहे हैं, बैटरी क्या वोल्ट का दे रहे हैं, 1 वोल्ट का बैटरी दे रहे हैं, तो विद्युत धारा जो है वो 2 एम्पियर उत्पन्न हो रहा है। क्या एम्पियर, 2 एम्पियर। अगर हम विभवांतर अगर 2 वोल्ट का बैटरी जोड़ रहे हैं तो 4 एम्पियर का विद्युत धारा बह रहा है। क्या एम्पियर, 4 एम्पियर। अगर 3 वोल्ट का बैटरिया जोड़ रहे हैं तो 6 एम्पियर विद्युत धारा बन रहा है। अगर 4 वोल्ट का बैटरी जोड़ रहे हैं तो 8 एम्पियर विद्युत धारा बन रहा है। क्या सर और वो ले सकते हैं? तो भाई इसमें अगर मान लीजिए कि हम 2 वोल्ट का ले रहे हैं, 1 एम्पियर बने, 4 वोल्ट का लेंगे तो 2 एम्पियर बने, हो सकता है। समानुपाती हमको दर्शाना है। ठीक है, अगर ये 5 वोल्ट का लिए तो ये 1 एम्पियर बनेगा, 10 वोल्ट लेंगे तो ये 2 एम्पियर बनेगा, 15 वोल्ट लेंगे तो 3 एम्पियर बनेगा। समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इसको। हो गया, कोई दिक्कत, इतना लिख दीजिएगा। अब आपको लिखना क्या है इसमें, सो देखिए, लिखना है विभवांतर भी का मान, विभवांतर भी का मान बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा, विद्युत धारा I का मान क्या होता है, बढ़ता है ना। एवं विभवांतर भी का मान घटने से विद्युत धारा का मान घटता है। हमने क्या लिखा कि अगर विभवांतर का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, अगर विभवांतर का मान घटेगा तो विद्युत धारा का मान भी घटेगा। हमने क्या लिखा यहाँ पे कि जो विभवांतर है ना, अब इसको देखो, V बराबर आर आई है तो इसको हम लिख सकते हैं I बराबर V बटा में R। जो I होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। ठीक है, अगर करंट बढ़ेगा तो विभवांतर घटेगा, अगर विभवांतर अगर बढ़ेगा तो करंट को घटा देगा। ठीक है, तो विद्युत धारा जो होता है प्रतिरोध के विद्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक, समझिए ध्यान से। पहले हाँ, विभवांतर और I समानुपाती होता है दोनों। ठीक, घटने से घटता है, वही बात हमने लिख दिया। ठीक है ना, इसमें समानुपातिक संबंध है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। बात समझे क्या? इतना लिख दीजिएगा। कहिएगा सर 6 नंबर मिल जाएगा? नहीं, रुकिए, अभी तैयार हुआ है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर, इसमें से 1 नंबर मिलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक और फिगर बनाएंगे। क्या, आइए एक फिगर बनाते हैं जिसमें हम लोग लेंगे बैटरिया, जिसमें हम लोग जोड़ेंगे कुंजी। ठीक है, जिसमें हम लोग जोड़ेंगे एमीटर, जिसमें हम लोग जोड़ेंगे प्रतिरोध। क्या जोड़ेंगे? प्रतिरोध। और इसके समांतर क्रम में जोड़ेंगे हम लोग एक वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए, तो ये प्रतिरोध R हो गया, ये वोल्ट मीटर, ये आपका वोल्ट मीटर जो विभवांतर को मापता है, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर। ये आपका हो गया प्रति, इतना लिखना पड़ेगा आपको, तभी 6 नंबर मिलेगा। तो आप अब यहाँ मान लेते हैं 12 वोल्ट का बैटरी है, ये आपका बैटरी हो गया। क्या हो गया? बैटरी। ये आपका हो गया खुला हुआ कुंजी ना, बंद कुंजी, इसको बंद कुंजी लिख दीजिए, बंद कुंजी, तब ना करंट जाएगा हो। ये आपका हो गया ए मीटर। क्या हो गया? ए मीटर। ठीक है, अब लिखना हम शुरू करते हैं, इसको लिखना हम शुरू करते हैं कि इस प्रयोग में हमने बैटरी का ए मीटर, प्रतिरोध, वोल्ट मीटर तथा कुंजी का प्रयोग किया।
उपयोग किया, ठीक है, जिसमें ए मीटर को श्रेणी क्रम में, इस परिपथ में, ये पूरा परिपथ में ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। फिर लिखेंगे इस परिपथ में विद्युत धारा को ए मीटर द्वारा तथा विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, और हो गया आपका 6 नंबर फिक्स। चलिए भाई, यहां से आई धारा प्रवाहित हो रही है मेरे भाई आई धारा प्रवाहित हो रही, तो लिखेंगे इस प्रयोग के लिए, अच्छा आप लोग को राइटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तरह स्पीड लिख रहे हैं। इस प्रयोग के लिए बैटरी ए मीटर कॉमा प्रतिरोध कॉमा वोल्ट मीटर और अंतिम है कुंजी तथा कुंजी का उपयोग किया। हाँ, इस परिपथ में ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा। इस परिपथ में ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर लिख दीजिएगा भाई, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा। तो सर बहुत हो जाएगा, बहुत कहाँ है भाई, न लिखना है। बैटरी जोड़े हैं, बैटरी का उपयोग किया, ए मीटर का, वोल्ट मीटर का, प्रतिरोध का, कुंजी का उपयोग किया, ये बात बहुत भारी हो गया। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, बहुत भारी हो गया ये है। और लिखेंगे कि इस परिपथ में विद्युत धारा को ए मीटर द्वारा तथा विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। इस परिपथ में इतना बात लिखना पड़ेगा, इस परिपथ में विद्युत धारा आई को ए मीटर द्वारा तथा विभवांतर भी को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। That's it, हो गया। इतना आप लिखेंगे, इतना ना, ये इतना जो है अगर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 अंक ओम के नियम। तो ये 6 प्रश्न आपके हो गए, ठीक है। अब आता है हमारा, हम लोगों का रसायन शास्त्र शुरू हुआ, ठीक है। अब जल्दी हो जाएगा, जो समय लगा आपकी फिजिक्स में लगा, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में बहुत कम समय लगेंगे, क्योंकि जो हम ये पढ़ेंगे वो आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो आप भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम स्पीड में थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए भाई, ठीक, क्योंकि अभी एग्जाम का समय है, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बात समझे क्या। एग्जाम का समय है, आप इतना समय जितना इसमें देंगे उतना मतलब इसको याद कर लेंगे क्या। चलिए, तो हमने जो क्वेश्चन गेस किया वो आपको बताने यहाँ आया हूँ, ठीक है। चलिए, लेकिन फिजिक्स में तो भाई समझते हैं, समझाना होता है, ठीक है। आइए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्नलिखित है, इतना लिख दीजिएगा। चलिए, लिखना है क्या कि पीएच जैव जगत जो है ना, पीएच एवं जैव जगत, हमारा शरीर 7.0 तथा 7.8 के बीच पीएच पर सुचारू रूप से कार्य करता है। आपके क्वेश्चन पूछा गया है आपके बिहार बोर्ड में कई बार कि हमारा शरीर का जो पीएच मान है वो कितना होता है। तो 7.0 से 7.8 पर ये कार्य करता है। अगर इससे बढ़ा या कमा तो भाई डगमगाने लगता है शरीर। देखते हैं ना, शरीर के पीएच मान इस परास से बाहर होता है तो कठिनाई पैदा हो जाती है। सही बात है। यदि मानव के पेशाब का पीएच 6 से घटता है तो बुखार लग जाती है। पेशाब में जलन के पीएच के घटने का ही दुष्परिणाम है। पेशाब में जो जलन होता है वो पीएच के घटने का ही दुष्परिणाम है। 6 से घटेगा तब, यानी 6 से घटेगा तो मतलब अम्लीय हो जाना, ठीक है। पाचन तंत्र में पीएच का महत्व क्या होता है सो देख लेते हैं।
पाचन तंत्र मतलब हमारे शरीर में जो भोजन करते हैं तो भाई उसको पचाने के लिए कोई अम्ल बनेगा ना, हो कोई अम्ल बनेगा। हाँ ठीक है, माइक चार्ज है। हमारे पास पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्राव होते रहता है, HCl, ठीक है, जो पेट को बिना नुकसान पहुंचाए भोजन को पचाने में क्या होता है, सहायता करता है। इस अम्ल का पीएच मान एक उपयुक्त होता है। अचक के सुनिए अपच, अपच मतलब अपच के कारण पेट में अम्ल का स्त्राव अधिक होने लगता है। अगर कभी भोजन नहीं पचता, आप तेलीय पदार्थ ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, भोजन नहीं पचता है, ठीक है, तो अम्ल का स्त्राव बहुत ज्यादा होने लगता है, जिससे पेट में दर्द जलन पैदा होता है। तो इसको उपाय के लिए, जब अम्ल उत्पन्न, अम्ल को कौन काटता है, क्षार, तो इसके लिए क्षार लीजिए, एंटासिड। पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो दांत का दंत वल्क क्षतिग्रस्त होने लगता है। तो ना कभी कभी सुबह उठ के देखते होंगे तो आपका टेस्ट आता होगा कि जो है ये खट्टा खट्टा लग रहा है मुंह के अंदर, ठीक है, तो ये 5 से कम होने लगता है, मतलब अम्लीय होने लगता है। अम्लीय मतलब 5 से कम पीएच मान जो है, 7 से कम तो अम्लीय होने करता है, तो 5 से कम तो और अम्लीय होने लगेगा, ठीक है, तो ये चीज है, तो वो क्षतिग्रस्त करेगा। मिट्टी का पीएच ना, मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहना पौधे के विकास के लिए उपयुक्त होता है। अगर पौधा को विकास करना है तो मिट्टी का जो पौधे के नीचे जो मिट्टी है उसका पीएच मान 7 के आसपास ही रहना चाहिए। वर्षा जल से और अन्य कारणों से मिट्टी का पीएच मान घट जाता है ना, तो मिट्टी में भस्मीय पदार्थ जैसे कली चूना, भकरा चूना, कैल्शियम का कार्बोनेट वगैरह वगैरह मिलाकर मिट्टी के पीएच मान को नियंत्रित रखा जाता है। देखते हैं ना, डाला जाता है उसमें यूरिया, पोटास जो भी होता है पेड़ के नीचे, जो है सब्जी हो या कोई भी पौधा हो ना, गेहूं मकई ये जो भी पौधा उसके नीचे डाला जाता है ताकि उसका जो है पीएच मान को बना के रखे। प्रकृति द्वारा पीएच का नियंत्रण, मधुमक्खी, हाइड्रा है भाई, आदि के डंक से अम्ल का प्रवेश शरीर में होता है। जब मधुमक्खी काट लेता है तो कितना फुला देता है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, अब हाँ उसने कहता है डॉक्टर इसका एविल खाइए, एविल में उसका क्षार होता है, मतलब एंटीबायोटिक होता है मिला हुआ, एंटीजन होता है उसका बना हुआ होता है, तो ठीक है, जब काटता है तो उसके डंक द्वारा अम्ल जो है हमारे जो है शरीर में मतलब पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, ब्लड में, जिससे चमड़े पर जलन एवं दर्द होने लगता है। इसका इलाज आसानी से उपलब्ध है, मिर्चाई का दूध, ठीक है, मरीचाई का दूध डंक वाले स्थान पर लगाने से ना होता है, ठीक हो जाता है। चलिए एक प्रश्न तो हमने कर लिया। अब धातुओं एवं अधातुओं के बीच भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के आधार पर विभेद करें। तो धातु के भी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बताना है, और अधातु के भी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म विभेद मतलब अंतर, क्या अंतर होता है, रुकिए देख लेते हैं कहीं गड़बड़ा ना जाए। नहीं ठीक ठाक चल रहा है, चलिए आइए देखिए। धातुएं अघात वर्धनीय और तन्य होती, पहले तो धातु के भौतिक गुण देखेंगे, धातु के भौतिक फिर अधातु के भौतिक गुण, ठीक है। चलिए धातु के भौतिक गुण के अंतर देखते हैं। तो आप लोग ऐसे नहीं लिखिएगा, जैसे हमने लिखा वैसे नहीं लिखिएगा आप लोग इधर धातु इस तरफ इस तरफ अधातु लिखिएगा, इस तरफ धातु इस तरफ अधातु। चलिए तो देखिए, धातु अघात वर्धनीय और तन्य होती है, अर्थात धातुओं की पतली चादरों को कूटा जा सकता है और महीन तारों में खींचा जा सकता है, ठीक है। धातुएं उष्मा और विद्युत के सुचालक होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अधातुएं भंगुर होती है, इसे न पीट सकते हैं। अघात वर्धन होती है, ना ही तन्य होती है, ना ही अघात वर्धनीय, ना ही तन्य होती है। अधातुएं उष्मा और विद्युत के सुचालक होती है, अधातुएं उष्मा और विद्युत के सुचालक कैसे, ठीक है, कैसे, तो हम लोग के सर पढ़ाए थे, हम अभी तक याद है बात, ठीक है, कि बोले थे कि घूरा उरा जो तापते हो तो अगर लोहा हुआ अगर उसमें घूरा में चला जाए, एक तरफ का मान लीजिए लोहा है, इधर से गर्म हो अगर हो रहा है तो धीरे धीरे इधरों गर्म हो जाएगा, तो ये विद्युत उष्मा का सुचालक हुआ। अब विद्युत का, तो एक तरफ मान लीजिए कोई लोहा का पदार्थ है, एक तरफ हम घुसाते हैं तो इधर करंट कैसे डरा देता है, वही बात है। आइए भाई, अधातुएं चमक रहित होती है, उन्हें चमकाया नहीं जा सकता है। अधातुएं चमकदार होती है, चमकीली होती है ना। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, मरकरी के अतिरिक्त जो द्रव होती है। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैस हो सकती है। धातुएं मजबूत तथा सख्त होती है, अधातुएं मजबूत तथा सख्त नहीं होती है। धातुओं का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है, परंतु Na और K, सोडियम और पोटेशियम, ये अपवाद है ना, इसके अपवाद है। अधातुओं का आपेक्षिक ताप प्रायः कम होता है,
धातुएं अपारदर्शक होती हैं और गैसीय अधातुएं जो है वो पारदर्शक होती है। ये धातु के और अधातु के भौतिक गुण था। अब ये धातु धातु का कौन है? रासायनिक गुण है। कहिएगा सर अते अते लिखेंगे सर 6 नंबर 5 नंबर के लिए हम तोरा कहाँ कहते अते लिखने के लिए? हम कहते हैं कि इसमें से 5 गो लिख दो ना, 5 गो 4 गो याद रहेगा, 4 गो लिख देना सब में से, 5 नंबर लेना ना है। अब आइए रासायनिक गुणों के आधार पर पहले धातु का लिखते हैं। किसका? धातु का पहले लिख देते हैं। धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7, अम्लीय का 7 से कम, क्षारीय का 7 से अधिक। आइए, धातु जल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है और अधातु जल के साथ अभिक्रिया करके नहीं करती है और इस कारण से जल हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा जो अधातु है सो। धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है और इस कारण से तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। धातु क्लोरीन के साथ आयनिक क्लोराइड बनाती है, अधातुएं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है जो विद्युत अपघट्य परंतु वाष्पशील होती है। धातुएं प्रायः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती, केवल कुछ अभिक्रियाशील धातु ही हाइड्रोजन के साथ संयोग करती है और हाइड्राइड बनाती है। अब अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है और अस्थायी हाइड्राइड बनाती है। ठीक है, हाँ। अब देखिए, धातुएं अपचायक है, अधातुएं ऑक्सीकारक है। ई अवकारक, ई ऑक्सीकारक। ये धातुएं जलीय विलयन में धनायन बनाती है, अधातुएं जलीय विलयन में ऋणायन बनाती है। धातुएं धनात्मक आवेश की प्रकृति की होती है, अधातुएं ऋणात्मक आवेश प्रकृति की होती है। तो कमेंट में बताइएगा कि सोडियम क्या है, धातु है कि अधातु? बताइए आप, क्लोरीन धातु है कि अधातु? ई हो गया कमेंट में। ठीक है, कमेंट में अगर आप लोग सही में देख रहे हो तो कमेंट कीजिएगा कि सोडियम क्या है, क्लोरीन क्या है, और ऑक्सीजन क्या है, और एल्युमिनियम क्या है। एल्युमिनियम नहीं, मैग्नीशियम ले लेते हैं हम, एल्युमिनियम ले लेते हैं ना, कैल्शियम, Ca कैल्शियम। अरे भाई, कैल्शियम ये धातु है कि अधातु है? ठीक है, इतना आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है मेरा भाई? कार्बन क्या है? अपरूपता से आप क्या समझते हैं? कार्बन की अपरूपता से, कार्बन के कितने अपरूप है उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, कार्बन, तो कार्बन एक तत्व है पृथ्वी पर 0.02% एवं कार्बन जो है पृथ्वी पर एवं वायु में 0.03% कार्बन उपस्थित है। कार्बन जो है पृथ्वी पर कितना? 0.02% उपस्थित है एवं वायु में कार्बन कितना है? 0.3%। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कार्बन जो है वायु में कितना प्रतिशत? 0.3%। और पृथ्वी पर कितना था? 0.02%। रासायनिक गुण समान किंतु रासायनिक संरचना भिन्न वाले यौगिक अपरूप कहलाते हैं। रासायनिक गुण समान होता है किंतु रासायनिक संरचना अलग होता है, उसी को हम अपरूप कहते हैं ना। अपरूप कार्बन के मुख्य अपरूप है जैसे हीरा एवं ग्रेफाइट, इसकी संयोजकता 4 होता है। संयोजकता जानते हैं ना, बैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं जैसे सोडियम का ही बताए हैं तो 2,8,1, कार्बन का होता है 2,4, तो संयोजकता इसका 4 होगा, बैलेंसी। ठीक है, अब देखिए क्या करता है, ना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ना प्राप्त करता है, ना इस पर धन आवेश, न ऋण आवेश, तो होता क्या है? ये सहसंयोजक आबंध बनाता है। आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तत्वों का एक गुण जिसके द्वारा कोई तत्व ऐसे कई रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो, अपरूपता कहलाता है। वहां क्या था? यहाँ देखिए, रासायनिक गुण समान हो और रासायनिक संरचना भिन्न हो। यहाँ क्या लिखे हम लोग? जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, रासायनिक गुण समान हो, अपरूपता कहलाता है। हीरा के बारे में देखिए, हीरा अपरूपता तो हो गया। अपरूपता किसे कहते हैं? हीरा क्या है? हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, यह अपरूप है। ठीक है, यह कार्बन परमाणुओं से बना है, इसकी संरचना नियमित चतुष्फलक यानी रेगुलर टेट्राहेड्रल होती है। इस बात को आप क्लास 12th में चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे बढ़िया से। इस बात को हीरा और ग्रेफाइट के संरचनाओं से पढ़ाया जाता है। यहाँ तो 10th में उतना हाई लेवल तक नहीं है। इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आवंधित होता है, जिससे कार्बन के सभी संयोजकता संतुष्ट रहती है और यह सुदृढ़ त्रिविमीय संरचना बनाती है। चलिए, ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी अपरूप है। इसकी संरचना षटफलकीय होता है।
इससे कार्बन, प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ आवंधित होते हैं, जिससे षटकोणीय जाल की परतें बनाते हैं ना। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने एवं विद्युत के संयंत्रों में इलेक्ट्रॉन के रूप में किया जाता है। जो पेंसिल वगैरह है, तो पेंसिल को देखिए ना, ग्रेफाइट रहता है बीच जो लिखते, जिससे अगर वो विद्युत का सुचालक होता है, जो ग्रेफाइट होता है, सो समझे। उसको अगर बिजली में देते तो एक तरफ करंट आ जाता है, याद रखिएगा, विद्युत। आइए अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इससे किस प्रकार बनाया जाता है ना। होने वाली अभिक्रिया ना, क्या करना है, का समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के बीच अभिक्रिया को दर्शाने के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, तो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के साथ अभिक्रिया कराया। देखिए क्या है, समीकरण लिखा। तो ये 5 नंबर में जरूर आता है, याद रखिएगा, ये सब सवाल आता है, बहुत बार आया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम बनता है जिससे। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, होता है। इसका सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। एक भट्ठी में 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 1 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन ना। ताप तक जिप्सम CaSO4 2H2O को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अब देखिए, इस ताप पर जिप्सम अपने क्रिस्टलन जल का 3/4 निकाल देता है, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। चलिए, तो हमने क्या किया, CaSO4 इंटू H2O 2H2O, इसको क्या, सुनिए ध्यान दीजिए, ये जिप्सम है, बोला ना भाई यहाँ पे कि क्या बोला हमने, बनाया जाता है इस ताप पर जिप्सम अपने क्रिस्टलन जल का, तो जिप्सम जो है अपने जल का 3/4 निकाल देता है। देखिए, 3/4 बाहर कर देगा और क्या बना लेगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए, हमने जिप्सम लिया, क्या लिया, ये जिप्सम है। ये जिप्सम को हमने 100 डिग्री तक गर्म किया या 373 केल्विन ताप पर गर्म किया, ठीक है। तो ये क्या बनाया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया, ठीक है। CaSO4 इंटू हाफ H2O और 3/4 जल को बाहर कर दिया। अब क्या है, अब आगे देखिए कि जब जल ना, जल को प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब जल को प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलाया जाता है, वह लगभग आधे घंटे में कठोर पदार्थ में ना सेट हो जाता है। आधा घंटा में वो कठोर पदार्थ में तो सेट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सेट होना उसके जलयोजन के कारण जिप्सम के क्रिस्टलों का बनना होता है। जिप्सम के क्रिस्टल का बन जाता है वो ना, जो सेट होकर कठोर ठोस पदार्थ बनता है, जिसका नाम है जिप्सम। तो अब फिर से क्या किए, देखिए यहाँ जिप्सम से क्या किए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाए थे। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फिर से हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनाएंगे, जिप्सम बनाएंगे। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? इतना लिख सकते हैं और इतना लिख करके अभिक्रिया लिख सकते हैं, पात्र में मिल जाएगा आपको। धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों को उल्लेख करें। वहां था अंतर, यहाँ गुणधर्म को लिखना है, सिर्फ धातु के गुणधर्म को। आइए, तो धातु के भौतिक गुण तो हम दिखाइए दिए हैं आपको ना, ये पढ़ देते हैं एक बार। धातु के भौतिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे पहला धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इससे पीछे भी सोडियम कैल्शियम अभी दिए है आपको ना, क्या दिए थे, सोडियम दिए थे, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो पता चल गया होगा कि आपको कौन है धातु, कौन अधातु, ठीक है, करिए कमेंट जरूर। उदाहरण के लिए सोडियम मैग्नीशियम, धातुएं विद्युत धनात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। धातुएं आघात वर्धनीय और तन्य होती है। कागज के पतले तार भी बनाया, कागज से ही पतला बनाया जा सकता है। धातुएं तन्य होती है, अर्थात इन्हें खींचकर लंबा तार बनाए जा सकते हैं। धातु के द्रव्यमानांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। उष्मा और विद्युत के चालकता से धातुएं उष्मा और विद्युत के सुचालक होती है, ये बात ले सकते हैं। धातुएं की सतह ना विशिष्ट चमक वाली होती है, चमकीली होती है। सभी धातुएं कठोर होती है। हथौड़े से पीटने पर इसमें क्या होती है, विशेष प्रकार की आवाज आती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। चलिए, अब है रासायनिक गुण, इसको थोड़ा देखना है, समझना है आराम से। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। मान लेते हैं सोडियम जो है, अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगी तो क्या बनाएगी, इन्हें। सोडियम पर होता है प्लस एगो आवेश, ऑक्सीजन पर होता है माइनस का 2 आवेश। एगो सोडियम को और एगो ऑक्सीजन को अगर हमको ना अभिक्रिया कराना है, तो सोडियम का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है 2। दोनों का अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, Na2O, क्या बनेगा,
Na2O, O में एक से Na में दो से, Na2O ये बनेगा। अब इसको क्या करना है हमको, इसको बैलेंस करना है। इसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। अभी सोडियम एगो है, यहाँ सोडियम दूगो है, ऑक्सीजन दूगो है, यहाँ ऑक्सीजन एगो है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको दूगो है, इसको दो बनाने के लिए आगे आपको दो लगाना ही पड़ेगा। इस ऑक्सीजन को दो बनाने के लिए आगे आपको दो लगाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन सोडियम 4 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 गो हो गया, तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। यही आपका लिखा हुआ है, ये लिख लिया, ठीक है। और ये आपका एगो अलग है, ये मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, ये देख लेते हैं। मैग्नीशियम के साथ देखिए, रटाने वाली बात नहीं है, अभिक्रिया को जो समझाने वाला चीज होगा उसको समझाएंगे, और जो आप पढ़ लेंगे, जो आप समझ जाएंगे उसको भाई क्या फायदा। आइए, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का करेंगे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोग कराते हैं। आइए, मैग्नीशियम पर जानते हैं +2 होता है, क्योंकि 2,8,2 होता है। 2,8,2 बात है मुझे में 2 गो। इसका होता है -2, क्योंकि 2 कम जाता है, 2,6 होता है। तो इस पर +2 और इस पर -2, तो 2 हुआ संयोजकता। मैग्नीशियम का संयोजकता 2 और ऑक्सीजन का संयोजकता भी 2, दोनों का संयोजकता 2, तो 2 से 2 कट गया, मतलब MgO बनेगा। क्या बनेगा? MgO। क्या बनेगा? MgO। अब कहिएगा सर यहाँ तो बैलेंस करेंगे तो Mg एगो तो एगो, ऑक्सीजन 2 गो तो यहाँ 1 गो है, तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो 2Mg + O2 + 2MgO। कैसे आया मालूम हो गया, रटाने वाली बात नहीं ना है। आइए, अब सोडियम का किसके साथ, आप देखिए, विभिन्न धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये भाई जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो सोडियम का अगर हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं H2O के साथ, H2O जब टूटता है तो H+ में OH- में टूटता है, H+ में और OH- में टूटता है। सोडियम पर क्या होता है जानते हैं, प्लस होता है, तो सोडियम सीधे जाएगा सट दिवर, यहाँ पे प्लस वाला है, माइनस से कन्वर्ट कर लेगा ना, अभिक्रिया कर लेगा, तो NaOH बना लेगा। बच गया बाबा जी ये H, तो हाइड्रोजन जो है वो गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हुआ। बैलेंस कीजिए, सोडियम एगो है, हाइड्रोजन इधर 2 गो, इधर 2 और 1 3 गो है, गड़बड़ा जाएगा। ऑक्सीजन इधर एगो है, इधर एगो है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा दीजिए, सोडियम 2 गो, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, ऑक्सीजन हो गया 2 गो, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, ऑक्सीजन 2 गो, हाइड्रोजन हो गया 4 गो, इन्हीं भी 2 गो या 2 गो 4 गो, वही किया है यहाँ पे, सब में 2 लगा दिया है। कैसे लगा तो हमने बता दिया। आइए, फिर वही मैग्नीशियम और इसके साथ अभिक्रिया किया है। देखिए, मैग्नीशियम के साथ और जल के साथ अभिक्रिया हुआ है, क्या हुआ है, ये आपका मैग्नीशियम है और ये आपका H2O है। H2O टूटेगा तो किसमें टूटेगा मेरे भाई, H+ में और OH- में, इसमें टूटेगा। तो भाई इस पर होता है 2 गो प्लस, कैसे भी क्रिया करेगा, देखिए यहाँ इसको कंबाइन मिलाते हैं, Mg को और ऑक्सीजन को, इसका OH को, OH का होता है 1 बैलेंसी, Mg का होता है 2, वैसे से कंबाइन कीजिए, तो Mg में 1 से तो Mg और OH में 2 से OH का होल 2, MgOH का होल 2 बनेगा, MgOH का होल 2 बनेगा, अब प्लस में H2 जो है वो ही जन्मे, बैलेंस इसको कर दीजिए, MgO मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बना लिया है, सीधे MgO ऑक्सीजन के साथ और H2O, हाँ अलग अलग हो सकता है, ऐसा किया होगा ना, सीधे MgOH का होल 2 ऐसे ना बनेगा हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, भाप वाला जल बनाया है, ठीक है, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। H2O है, तो ये मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ कर लिया, ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। चलिए आइए, अगला है कॉपर मरकरी टीन जो है सिल्वर गोल्ड धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब देखिए, धातुएं प्राय अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करती है, तो अम्ल क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो Mg जो है वो Cl से अभिक्रिया करता है, MgCl2 कैसे, आइए अब बताते हैं करके। Mg को, ये मैग्नीशियम है, HCl से करेगा, तो H पर प्लस है, Cl पर माइनस है, H पर प्लस Cl पर, इस पर होता है +2, ठीक है, तो मैग्नीशियम ये प्लस वाला किसके साथ करेगा, माइनस वाला के साथ, लेकिन ये पर 2 गो प्लस में है, पर 1 गो माइनस है, तो एक कहेगा 2 गो माइनस लेके आ तू, तो ये 2 गो बनेगा, कौन, मैग्नीशियम अकेले रहेगा, आई क्लोरीन जो है वो 2 गो आ जाएगा इसके साथ, अब प्लस में ये H2, अब इसको बैलेंस कीजिएगा तो 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्या वो H2 हो गया, हाँ ये हो गया क्लोरीन 2, ठीक है। इसी प्रकार अभिक्रिया किया हुआ है,
क्रियाशील धातु है, अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण को ना, लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। समझिए ध्यान से, ये बात हो गया। जैसे ये है आपका ए और बी ना, ये ए है, ये ए है, अब प्लस में है ये एक्स वाई, ठीक है। तो अभिक्रिया होने के बाद क्रियाशील, अगर अधिक क्रियाशील धातु अगर ये है, ठीक है, तो ए क्या करेगा, वाई को लेकर के फरार हो जाएगा। एक्स अब रह गया अकेले, एक्स अकेले रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए वाई और प्लस में ये एक्स। कोई दिक्कत? आइए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिए। ये है आपका ए और प्लस में है एक्स और वाई, इसको हम एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए ये ए मतलब समझिए कि ए मतलब है राम, और ये है आपका मोहन। अब मोहन की कौन, मोहन की कौन मान लीजिए कि जीएफ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए राम के पास इतना शक्ति है, मतलब अधिक क्रियाशील धातु है, राम के पास इतना शक्ति है कि क्या करेगा, ये मोहन की जीएफ को लेकर के निकल गया, तो ये बन जाएगा ए और वाई और प्लस में ये मोहन है जो है वो अकेले रह गया। तो वही बात यहाँ पर है, ZnCuSO4, तो Zn क्या करेगा, ये SO4 को लेके फरार, अब Cu अकेले बच गया। यहाँ FeCuSO4, तो Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील Fe है, तो क्या करेगा, Fe जो है ये Cu के किसको, GF मतलब SO4 को लेके फरार हो जाएगा, तो FeSO4 बच गया क्या आपका, Cu बच गया। कोई दिक्कत, समझ में आया बात को? चलिए इसको हम एकल विस्थापन, आइए वो होता है द्वि विस्थापन, जिसको वही उभय विस्थापन भी कहते हैं। आइए अगला सवाल है आपका, अब बायोलॉजी का आया, 5 सवाल केमिस्ट्री खत्म, बायोलॉजी के सवाल देखते हैं भाई। कुछ नहीं करना है, नेफ्रॉन के संरचना एवं कार्यविधि को लिखे। तो नेफ्रॉन का संरचना बना लेना है, कि कैसे संरचना बनाइएगा देख लीजिए। ये नेफ्रॉन की संरचना है, इस प्रकार आप नेफ्रॉन की संरचना बना सकते हैं। इसमें अविवाही धमनिका है, जिसमें से ब्लड आता है, यहाँ से बाहर निकलता है अपवाही धमनिका, ये ग्लोमेरुलस है, ये इस प्रकार का भाग होता है, ठीक है। ये बोमेन संपुट है, ये भाग, ठीक है। इस भाग को हम, ये भाग जो है संग्राहक नलिका होता है, पीसीटी डीसीटी, ये आपको देखना नहीं है, ठीक है। ये आपको जो है ये अवरोही होती है, मतलब नीचे की ओर, ये क्या होता है, आरोही होती है ऊपर की ओर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, ये उसी इसी सबको हमने समझा करके यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए कि पढ़ दे इसको। चलिए पढ़ दे। वृक्काणु की संरचना, वृक्काणु गुर्दे की संरचनात्मक इकाई है। इसमें एक नलिका होता है जो एक और संग्राहक वाहिनी से जुड़ी रहती है तथा दूसरी ओर एक कप की आकृति की संरचना से। इस कप की आकृति की संरचना को बोमेन संपुट कहते हैं। देखिए दूसरी ओर जो है कप की संरचना से जुड़ी होती है, कप की संरचना से जुड़ी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। आइए भाई अगला देखिए आगे। अब क्या है, प्रत्येक बोमेन संपुट में कोशिकाओं के गुच्छे कप के अंदर होते हैं, जिसे कोशिका का ग्लोमेरुलस कहते हैं। कोशिका का ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसके बोमेन संपुट के अंदर जो है ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस कहाँ होता है, बोमेन संपुट के अंदर होता है, ठीक है, गुच्छाकार में होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस कहते हैं। आइए ध्यान दीजिए। हाँ, कोशिका गुच्छ में रुधिर ना एफरेंट, रुधिर एफरेंट ना धमनी द्वारा प्रवेश करता है तथा इफरेंट धमनी द्वारा बाहर निकलता है। इफरेंट, तो ये इफरेंट द्वारा प्रवेश करता है, एफरेंट द्वारा बाहर निकलता है। कोई दिक्कत, इफरेंट द्वारा प्रवेश करता है, एफरेंट द्वारा, क्योंकि प्रवेश करता है तो ये थोड़ा क्या रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है, इसका व्यास थोड़ा बड़ा रहता है ये नलिका का ना, और जो बाहर निकलने वाला नलिका का व्यास थोड़ा कम रहता है, ठीक है, जो मोटाई होती है सो कम रहता है। आगे देखिए, छानना, रुधिर बोमेन संपुट के अंदर कोशिका गुच्छ की कोशिकाओं द्वारा छाना जाता है, रुधिर को छाना जाता है, छानने का काम किया जाता है ना। निस्यंद वृक्काणु के नलिकाकार हिस्सों से गुजरता है। इस निस्यंद में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, यूरिया अम्ल, लवण तथा जल की अत्यधिक मात्रा होती है। पुनः अवशोषण क्या होता है, जैसे जैसे निस्यंद यानी छानना वाला बात, छाना जाता है ना, नलिकाओं में बहता जाता है, वैसे वैसे लाभप्रद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण तथा जल विशेष रूप से वृक्काणु को घेरती हुई ना कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है ना। पानी की कितनी मात्रा पुनः ना अवशोषण हो,
यह इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर के कितने पानी की आवश्यकता है तथा उस उत्सर्जक पदार्थ की मात्रा क्या है जिसका उत्सर्जन होना है। अगर पानी की अधिक मात्रा अगर शरीर में हो गई है, अगर नहीं विक्राणु द्वारा पानी को अगर नहीं अवशोषित किया जा रहा है ना, मूत्र नहीं बनाया जा रहा है पानी को, तो आपको जो है वो क्या हो सकता है, वो पेट खराब हो सकता है। ठीक है। अगर ये भी हो सकता है कि पानी अगर विक्राणु द्वारा ज्यादा अगर पानी को अवशोषित कर लिया गया, पानी को अगर ज्यादा अवशोषित कर लिया जाए तो कब्जियत, जैसे बाथरूम को क्लियर नहीं होना, ठीक है, लेटरिन जो है वो क्लियर नहीं होना, तो वो बात होता है। तो उसके बाद जब पूरा को जो अवशोषित करता है कि जो ब्लड में से जो अवशोषित होता है ना मूत्र बनना, तो पुनः अवशोषण के पश्चात जो है निस्यंद बचता है, उसे मूत्र कहते हैं। मूत्रों में घुले हुए नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जक जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अत्यधिक लवण पानी होता है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अगला सवाल है, पुष्प की अनुदैर्ध्य स्काट का नामांकित चित्र बनाइए और पुष्प के विभिन्न भागों को बारे में लिखिए। तो पुष्प में कैसे, सबसे नीचे पुष्पासन, उसके ऊपर दल होता है, बाह्य दल, तब दल होता है। उसके बाद अब देखिए स्त्री केसर, अंडाशय होता है, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। और पुंकेसर में क्या होता है, तंतु होता है और परागकोश होता है, तंतु होता है और परागकोश होता है। चलिए भाई अब देखिए ध्यान दीजिए, तो हमने वही बात को यहाँ लिखा है। पिक्चर बहुत आसान है, बहुत आसान पिक्चर है, एकदम आसान से आप लोग बना लीजिए। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में सहायता करता है। फूलों में बीज बनते हैं। फूल में एक आधारी भाग होता है जिस पर फूल सभी भाग लगे होते हैं, जिसको पुष्पासन कहते हैं। तो ये आपका हो गया कहाँ भाई, ये आपका हो गया पुष्पासन। ये वाला जो भाग है ये क्या है आपका, पुष्पासन है। पुष्पासन, ये नीचे वाला भाग जो है पुष्पासन। सबसे बाहर जो होता है, जो हरा हरा रहेगा, जो पेड़ पत्ती ना, उसको कहते हैं बाह्य दल। ठीक है। जो चौड़ा वाला रहता है, ये चौड़ा, ये आपका ये चौड़ा वाला जो है ये क्या है आपका दल है। और यही ये देखिए यहाँ ये पुतंतु है। कैसे होता है पुतंतु, देखिए बताते हैं। पुंकेसर में इस प्रकार का संरचना होता है। ठीक है, इस प्रकार का, इसको कहते हैं हम तंतु या पुतंतु, इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। ठीक है, समझे। और इसी में पराग कण बनते हैं। इसी में क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। जो पराग कण कहाँ जाते हैं, स्त्री केसर पे जाते हैं, वर्तिकाग्र पे जाते हैं, और वहां जाने के बाद अंडाशय में लेकर के किसका निर्माण करते हैं, किसका, बीज का निर्माण करते हैं, फल का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत। अब आइए मादा वाला देखते हैं। ये इस प्रकार की संरचना होती है, ये इस प्रकार की संरचनाएं होती है। देखिए ये आपका होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। ये आपका होता है वर्तिका। क्या होता है, वर्तिका। ये आपका होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र। ठीक है। अगर आपको ऐसे न बनाने आए तो इसे बना सकते हैं। आइए जो इतना घिंचा हुआ है ना, सब में दुइये तीन को घिंचिएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं घिंचिएगा, समझे। आइए इसको इसमें जो है, इसमें जो परागकोश लिया गया है, इसमें से, इसी में से आप ले लीजिए तंतु। क्या, और ये जो है आपका ये जो चौड़ा वाला जो भाग होता है फूल का, अड़हुल का फूल ले लीजिएगा, सबसे आसान है उसमें। ये होता है आपका दल। ठीक है। और सबसे नीचे जो हरा वाला भाग होता है वो क्या होता है आपका ना, बाह्य दल। तो बाह्य दल सब में हरा ही होता है, लेकिन ये दल किसी में पीला होता है, किसी में लाल होता है, किसी में गुलाबी होता है, ये ऐसा होता है। तो चलिए हमने इसको क्या किया, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा कि बाह्य दल पुंज या हरी पत्तियां, यह फूल के सबसे बाहरी भाग है। यह हरी पत्तियों के रूप में होता है, इन्हें बाह्य दल कहते हैं। यह फूल की रक्षा करता है। सबसे नीचे होता है तो रक्षा करेगा ही। दलपुंज या रंगीन पत्तियां, दलपुंज क्या होता है, बाह्य दलपुंज के भीतरी भाग, बाह्य दलपुंज के भीतर होता है। एक फूल है, फूल देखिए, अगर यहाँ ये डंटी होता है और यहाँ जो होता है ना एकदम हरा जो पत्ता होता है, ये बाह्य दलपुंज है। तब यहाँ से बड़ा बड़ा पत्ता जो है निकलता है, ये बड़ा मतलब फूल निकलता है पीला लाल से। यहाँ से जो है आपका ये स्त्री के सर पुंकेसर शुरू हो जाता है, समझे। ये चीज है, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग पुष्प लेकर के देख लीजिएगा। रंगीन पिक्चर नहीं है इसमें, ना तो करके हम बता देते हैं। अच्छा अभी होता तो करते हैं क्लास लास्ट में। ठीक है। भीतर के भाग को दलपुंज कहते हैं। प्रत्येक अंग पंखुड़ी या दल कहलाता है। इसका रंग विभिन्न फूलों में अलग अलग, इनकी अलग अलग होता है। इनका कार्य अलग अलग होता है ना, बोले ना, अलग अलग होता है।
इनका कार्य क्या है? कीटों को लुभाना, कीटों को लुभाना। रंग बिरंग होगा तब ना कीट लुभा के इस पर बैठेगा, और तब ना अगर पुंकेसर का थोड़ा भी, पुंकेसर में जो परागकण होंगे, परागकोश के अंदर जो परागकण होंगे उसको सटेगा, मतलब मधुमक्खी में या कीट में, तब ना जाएंगे दूसरे पे, तो कहाँ लेके जाएंगे? वो अंडाशय पर, वर्तिकाग्र पर जाएंगे, वर्तिकाग्र पर बैठेंगे, वहीं से जो है वो परागकण गिर जाएगा वहां पे, और जो है वो कहाँ? अंडाशय में आएगा और फल का निर्माण करेगा। ठीक है, बताया था हमने। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, इसमें से परागकण निकलेगा, निकल करके यहाँ आएगा इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से अंदर जाकर के फल का निर्माण करेगा। कोई दिक्कत? इसी के अंदर बीजाणु वगैरह होता है, तो सब जो है आगे क्लास 12 में इसको बढ़िया से पढ़िएगा, चैप्टर 2 में। अब तो चैप्टर 1 हटा दिया है, चैप्टर मतलब 2 को 1 बना दिया गया है। आइए आइए इसको देखिए भाई, पुंकेसर क्या होता है? यह फूल का महत्वपूर्ण भाग है। पुंकेसर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, जैसे परागकोश एवं पुतंतु कहते हैं। तो परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, यह निषेचन के बाद बीज बनाता है, बात सही है। परागकोश के अंदर हमने बताया परागकोश होता है, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक चल रहा है। अब आइए स्त्री केसर, यह फूल का मादा भाग होता है, इसके प्रत्येक अंग को स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 अंग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही बीजाणु होते हैं, बीजांड जिसको बोलते हैं, बीजाणु होते हैं, और वहीं पर जो है परागकण जाते हैं ना, ना मेल गेमिट जिसको कहते हैं, ठीक है, नर युग्मक, और इसमें होता है अंडाशय मादा युग्मक, ठीक है, दोनों संलयन करके बीज बनाते हैं, फल बनाते हैं। आइए आगे अगला, देखिए सबसे आसान हमने चित्र इसमें लिया है, बहुत आसान चित्र है ये है जो है आपका चित्र, बहुत आसान है ये, ठीक है, आसानी से ये बना सकते हैं, इसीलिए आसान हमने लिया है। आगे देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों की सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, यह प्रयोग द्वारा बताइए। तो देखिए कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण में। हरे पौधे सूर्य प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्ण की उपस्थिति में CO2 और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं आप, जो CO2 जो है H2O के साथ अभिक्रिया करके ना किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ना या क्लोरोफिल या हरित वर्णक लिख सकते हैं, क्लोरोफिल या हरित, क्या बनाते हैं? C6H12O6 ना, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज भी रहने दीजिए। अब इसको बैलेंस करेंगे, 6O2 6H2O ना, 6 गो कार्बन हो गया, 6 गो कार्बन इधर हो गया, ऑक्सीजन 6 दूना 12 गो, 6 18 गो ऑक्सीजन हो गया आपको 6 गो। तो यहाँ पर लगा देते हैं 6O2, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है 12 गो, यहाँ हाइड्रोजन है 12 गो। अब कहिएगा सर ऐसे नहीं है किताब में, तो कैसे हुआ? यहाँ 12 लगल हुआ, यहाँ 6 गो H2O हुआ, ठीक है, तो ये 6 गो H2O, समझिए बात को, इधर 12 गो H2O है तो 6 गो H2O ना खत्म होगा, यहाँ 12 H2O लिख सकते हैं, इधर 6 गो H2O लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 12 लगा दीजिए, ना तो पहले वाला ही ठीक था। चलिए, गमले में लगे पौधे को 24 घंटे पूर्ण अंधेरे में रखा, पहले क्रियाकलाप कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ताकि इसकी पत्तियों का स्टार्च खर्च हो जाए। अब इसकी एक पत्ती को कॉर्क की सहायता से बोतल के अंदर घुसा दिया। बोतल के अंदर देखिए यहाँ सब किया गया है, ये देखिए, ये गमला लिया सबसे पहले, इसमें पौधा लगाया, अब एक बोतल लिया, बोतल में KOH का घोल डाल दिया, अब क्या किया, उसमें आधा पत्ती को घुसा दिया, उसमें घुसा दिया। अब थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया जाए उसको, 24 घंटा के बाद देखिएगा जो पत्ती बाहर था वो हरा था, और जो पत्ती अगर बोतल के भीतर है वो पीला हो जाएगा। KOH का काम क्या होता है? KOH का स्टार्च को खर्च कर देना, ठीक है, हाँ, इसके अंदर CO2 नहीं बनने देता है ये। अब बात को समझिए, तो सूर्य का प्रकाश के कारण ही पौधे हरे होते हैं, ठीक, वही बात को हमने यहाँ इससे क्रियाकलाप जरूर लिखिएगा, ये वाला, ये बना करके बनाइएगा। अब यहाँ देखिए, वही बात हमने यहाँ लिखा, इसके पूर्व बोतल में थोड़ा KOH रख दिया जाए, ताकि वह बोतल की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख ले, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच ले, KOH का घोल जो है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। अब पूरे समायोजन को धूप में रखा जाए और 6 घंटे के बाद बोतल की पत्ती को सावधानी पूर्वक निकाल कर अलग कर दिया जाए। अब स्टार्ट टेस्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि पत्ती जो भाग बोतल के अंदर था वह पीला हो गया है, ताकि ना तथा बाकी भाग नीला है,
मतलब हरा है समझिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश का आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का होना एकदम अनिवार्य है मेरे भाई। मनुष्य के पाचन क्रिया का वर्णन करे। पाचन क्रिया में क्या क्या होता है? मुख गुहा अमाशय में होता है, ग्रहणी भाग में होता है, और कहाँ होता है? क्षुद्रांत में होता है, और बड़ी आंत में होता है। इसका पिक्चर भी बनाना पड़ेगा आपको, देखिए तभी मिलेगा 5 नंबर। देखिए कितना आसान पिक्चर हमने लाया आप लोगों के लिए, है कि नहीं है? देखिए मुख, ग्रसिका और जिह्वा, यकृत, पित्ताशय और क्षुद्रांत, अमाशय, अग्नाशय और बृहदांत्र और गुदा द्वार। यहां से शुरू होता है, यहां आकर के खत्म। तो यही आपको पिक्चर बनानी है और इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी है, इसको एकदम आसान भाषा में है, आप पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, ले लीजिए, और इसका भी ले लीजिए। आप पढ़ लेंगे, इसको याद कर लेंगे, और इस पिक्चर को आप लोग क्या करेंगे? बना लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अगला है आपका मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मानव का श्वसन अंग का निम्नलिखित भाग है, जैसे नासा गुहा, ठीक है ना। यह श्वसन तंत्र का प्राथमिक और प्रारंभिक अंग है। श्वसन अंग का प्राथमिक और प्रारंभिक है। इसके दोनों छिद्रों से होकर वातावरण की वायु भीतर प्रवेश करती है। नासा गुहा से पहले नासा छिद्रों से आगे की दीवारों पर बाल पाए जाते हैं, जो हवा को छानने के कार्य करते हैं। नाक में बाल होता है जो हवा को छानने का काम करता है, मतलब ज्यादा जो है वो कीटाणु वगैरह जो है गर्दा अंदर नहीं जाने देता है। ग्रसनी क्या होता है? नासा गुहा के आगे जो है यहाँ पर जो भाग होता है घुमावदार ना, जो घुमा हुआ होता है जगह, इसे जाकर के जो ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वास नली में खुलती है, इसे ग्लास्टिक जो है ग्लाटिस कहते हैं। यह एक उपास्थि युक्त कपाट द्वारा ढका रहता है, जिसे एपीग्लास्टिक कहते हैं। यह श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से रोकता है। भोजन के कणों को जाने से, जो श्वास नली, यहाँ से 2 भाग खुल जाते हैं, एक श्वास जाता है, एक भोजन जाता है। कभी कभी आप खाते खाते बतियाने लगते हैं, बात करने लगते हैं, तो लगता है मतलब कभी कभी होता है सरक जाता है। कोई कहता है कि लोग याद किया, याद थोड़ी ना करता है रे भाई। आपने खाते खाते 2 कार्य काम किया, श्वास भी लेने का काम किया, भोजन भी घोटने का। अब क्या हुआ कि भोजन नली बंद हो गया ना, और श्वास नली खुल गया, कि बस भोजन कहाँ चला गया? श्वास में चला गया, श्वास नली में चला गया, इससे सरक जाता है। इससे आदमी की अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है। तो भोजन करते समय ज्यादा हंसे नहीं और नहीं बात करें। आइए कंठ या ट्रैकिया, जैसे वाक यंत्र कहते हैं, जिससे ट्रैकिया से जिससे वाक बोली निकलता है, ठीक है। ट्रैकिया यह एक लंबी चौड़ी और उपास्थि की बनी हुई नलिका होती है, जो ग्रसनी के आगे के भाग में स्थित होती है। कंठ से आगे का भाग श्वास नली कहलाता है। श्वास नली आगे विभाजित होकर ब्रोकस, ब्रोक्यूल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ब्रोक्यूल बनाती है। ब्रोकस ट्रैकिया के आगे का भाग है। ब्रोकस ट्रैकिया के आगे का भाग ब्रोकस कहलाता है, ठीक है। ब्रोकस जो है, ये ब्रोकस के बारे में लिखा हुआ है, ब्रोकस के बारे में डैश दे दीजिएगा। ट्रैकिया के आगे का भाग ब्रोकस कहलाता है। ट्रैकिया आगे जाकर उल्टे आकार में 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, प्रत्येक शाखा ब्रोकस कहलाती है। आइए अब देखते हैं, इसका पिक्चर है, रुक जाइए सब्र कीजिए। फेफड़े, दोनों ब्रोकस से एक एक फेफड़े लगे होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्लियों से घिरा रहता है, जिन्हें फुफ्फुस, वर्णी या क्या कहते हैं, पल्मोनरी झिल्लियां कहते हैं। ब्रोकस जब फेफड़े के अंदर पहुंचता है, तब वह छोटी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाता है। अब है डायफ्राम। यह एक लचीली परंतु मजबूत रचना होती है, जो वक्ष को उदर से अलग करती है। यह ऊपर अथवा नीचे की ओर फैलकर वक्ष गुहा में आयतन को घटने तथा बढ़ाने का कार्य करती है, जिसके कारण फेफड़ों के पिचकते और फूलते, खींचते हैं तो फूलते हैं, बाहर निकलते तो पिचकते हैं। तो यही जो है इसका पिक्चर है। कितना आसान पिक्चर है, देखिए यहाँ पे ये नासिका है, ये ग्रसनी है, ये लैरिंग्स है, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, ये श्वास नली है, ये फेफड़ा है, देखिए ये फेफड़ा है ना, ये श्वसनी जिसको ब्रोकियल कहते हैं, 2 भागों में बढ़ता है। ये श्वास नलिका है, ठीक है, ब्रोंकियोल जिसको कहते हैं। चलिए यही इतना जो भाग है, जो आपका ये आपका मध्य पट है। क्या है? मध्य पट। कोई दिक्कत? आप आइए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है, दिल से धन्यवाद। आप लोग इतना देर तक हम मेरे साथ जुड़े रहे,
ठीक है। आप लोग अब बताइए कि अब किसका आप लोगों को वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए। अब देखिए, हाँ, अगर आप लोग इससे पहले इसका बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान का हमने 30-30 लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिया। अभी तक बायोलॉजी का मैंने 200 प्रश्न ऑब्जेक्टिव करा दिया वस्तुनिष्ठ। अगर नहीं देखे हैं तो सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए। ऐसे हम 200 क्वेश्चन अभी बायोलॉजी का, आदि 200 क्वेश्चन साइंस का लाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।